नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, जहां सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 52 दिन बाद पुलिस ने मर्डर में शामिल 2 गैंगस्टर्स को मार गिराया है। वैसे भी कहते हैं कि अपराधियों का हौसले तब तक ही बुलंद रहते हैं जब तक पुलिस की टीम सही से कार्रवाई नहीं करती। पंजाब की पुलिस ने बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से पहले, उसके बिल्कुल पास में एक एनकाउंटर में, एक मुठभेड़ में गैंगस्टर जगरूप रूपा और मन्नू कूसा को एक गांव में पहले घेरा और घंटों तक मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उन दोनों कातिलों की है जिनको एनकाउंटर में मार गिराया गया, उनको आज ढेर किया गया। दोनों भारी हथियारों से लैस थे। कहा जा रहा है AK-47 भी इनके पास थी। 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए हैं। इन दोनों की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिन्हें अब पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया है। 52 दिन बाद कुल मिलाकर जो 8 आरोपी थे, उसमें से 6 को, जो आरोपी थे उसमें से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 अभी जो मारे गए हैं और 1 अभी भी उसमें से गायब है। अटारी के एक गांव में सैकड़ों पुलिस के जवान लगातार, ये जो आप विजुअल्स इस वक्त देख रहे हैं उस वक्त के हैं जब गोलाबारी चल रही थी। इस घर के अंदर ये दोनों अपराधी छुप गए थे, लगातार यहां से फायरिंग कर रहे थे, बाकायदा पोजीशन लेकर पुलिस की तरफ फायरिंग कर रहे थे, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए और उसके बाद घंटों तक ये कार्रवाई चलती रही। कार्रवाई खत्म होने पर पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया कि गैंगस्टर्स के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। AK-47 और विदेशी पिस्टल्स की बड़ी संख्या में उनके साथ कारतूस भी थे, मैगजीन भी बरामद की गई। ये पहले से कहा जा रहा था कि इन बदमाशों के पास जो हथियार हैं, उसी हथियार से सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया गया था। ये हथियार जो थे, उन्हीं हथियारों को इस्तेमाल किया गया था। एक स्थानीय वहां पर जो एक लोकल जर्नलिस्ट था, उसको भी इसमें गोली लगी और वो इसमें घायल हुआ। कुल मिलाकर मैं अपने सहयोगियों के पास सबसे पहले चलना चाहता हूं आपको इस वक्त की जानकारी देने के लिए। मेरे सहयोगी आप जो देख रहे हैं इस वक्त, प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हैं, सीधे अटारी की ओर जा रहे हैं, रास्ते में हैं क्योंकि ऑपरेशन काफी देर से चल रहा था। दूर का इलाका है, बॉर्डर के पास का इलाका है, कोशिश कर रहे हैं वहां पहुंचने की। प्रदीप, साथ ही साथ मनोज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चंडीगढ़ से लगातार पूरी पुलिस ऑपरेशन पर क्या कार्रवाई हो रही है, सरकार इस पर क्या कह रही है, उस पर भी नजर बनाई हुई है। प्रदीप, सबसे पहले आपके पास आता हूं। बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस को मिली जरूर है, 52 दिन तक लगातार ऑपरेशन चले, लेकिन जितनी हौसले से और जितनी कहें जिस तरीके से उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मारकर एक पुलिस के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करा था, आज भी मरने से पहले लगातार हमला करते रहे। जो ये पूरे गैंगस्टर्स थे, काफी पेशेवर लोग थे, काफी खतरनाक थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, काफी पेशावर और खतरनाक अपराधी थे। आप देखिए 5 घंटे तक एनकाउंटर चलता है। 11 बजे आज पुलिस को मालूम चल पड़ता है कि ये जो 2 अपराधी हैं, 2 गैंगस्टर्स हैं, ये एक मकान में छुपे हुए हैं जो बिल्कुल अटारी बॉर्डर के करीब है। 10 किलोमीटर कह सकते हैं आप भारत और पाकिस्तान सीमा से दूर ये घर है जहां पे ये दोनों गैंगस्टर छुपे हुए थे। एक का नाम था जगरूप सिंह रूपा, दूसरा मनप्रीत कुसा, और ये दोनों वहीं छुपे हुए थे। और जैसे ही पुलिस को पता चलता है, पुलिस उस मकान की घेराबंदी करती है। घेराबंदी के दौरान आप देखिए वहां से ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से 3 पुलिसकर्मी जो है जख्मी हो जाते हैं। 5 घंटे तक ये एनकाउंटर चलता है। 5 घंटे के एनकाउंटर में जगरूप रूपा और मनप्रीत कुसा को मारा जाता है। अब देखिए ये जगरूप रूपा जो है, ये मेन बताया जाता है कल्प्रिट, जिसने की सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग की थी। कहते हैं कि 30 के करीब राउंड चलाए थे। और दूसरा जो मनप्रीत कुसा है, कहते हैं पहली गोली मनप्रीत कुसा ने चलाई थी, क्योंकि जब 29 मई को सिद्धू मूसेवाला अपने मनसा डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहा था, कहते हैं कि अपनी आंटी से मिलने के लिए जा रहा था और उसके कुछ मित्र भी उसके साथ थे, और कहते हैं कि दूसरी गाड़ी में उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो थे, क्योंकि एक गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी, क्योंकि अपने मित्र भी साथ बैठे हुए थे। जब वो जा रहे हैं उसी समय क्या होता है कि ये टयोटा में आते हैं, जगरूप रूपा और मनप्रीत कुसा ये आते हैं टयोटा गाड़ी में, ये गाड़ी को ब्लॉक करते हैं, उसके बाद ये फायरिंग करते हैं। और तब से देखिए इनकी कोशिश पूरी थी पंजाब पुलिस की कि इनको पकड़ा जाए। इनके बाद सीसीटीवी फुटेज भी आती है जून के महीने में, जहां देखा गया था जगरूप रूपा और मनप्रीत कुसा उस सीसीटीवी फुटेज में एक मोटरसाइकिल पर देखे जाते हैं। लगातार पंजाब पुलिस इनके पीछे थी, कुछ लोगों को दबोच भी लिया गया था, दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा था। लेकिन आज जैसे ही सुबह 11 बजे के करीब पता चला है कि ये 2 गैंगस्टर जो हैं अटारी के पास एक मकान में छुपे हुए हैं, एकदम उसके
इलाके की घेराबंदी की जाती है। पंजाब पुलिस का जो है एंटी गैंगस्टर स्क्वाड है उसकी घेराबंदी करता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी पुलिसकर्मी आ जाते हैं। पूरी तरह से इलाके को घेर दिया जाता है और उसके साथ साथ लगातार अनाउंसमेंट की जाती है लोगों से कहा जाता है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलिए ताकि आप फायरिंग की चपेट में ना आ जाएं, और लोग उस बात को पूरी तरह सुनते हैं। सभी मतलब देखिए पूरा सन्नाटा सा छाया होता, सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, वो गोलियों की आवाज आ रही थी जो सन्नाटे को चीर रही थी। और देखिए यही वो इलाका है जहां पे वो मकान है, बस कुछ ही दूरी पर हम हैं इस समय जहां पे वो एनकाउंटर चलता रहा। 5 घंटे के करीब एनकाउंटर चला। एनकाउंटर के बाद देखिए उनके पास से हथियार क्या मिलता है, AK-47 राइफल मिलती है, उनके पास से पिस्टल मिलते हैं, कई मैगजीन, कई राउंड और ग्रेनेड मिलते हैं। अब देखिए ये जो AK-47 सवाल ये पैदा होता है, ये गैंगस्टर्स के पास AK-47 राइफल कैसे आती है, AK-94 राइफल कैसे आती है जिसका भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि सिद्धू मूसेवाला ने भी कहा कि उस समय 2 फायर किए थे जो उनके पास पिस्तौल थी, लेकिन वो जो पिस्तौल से 2 फायर थे वो इनके फायर पावर के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, क्योंकि गैंगस्टर जिस किस्म के हथियार अपने पास लेके थे। अब ये सवाल पैदा होता है, आम आदमी पार्टी को भी इसका जवाब देना कुल होगा। मिला के ये जो आप बात कह रहे हैं इसके कहीं ना कहीं अंदेशा ये भी लगाया जाएगा कि इतने जो हथियार थे, खतरनाक हथियार थे, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, पंजाब एक पाकिस्तान से लगता हुआ हमारा स्टेट है, और ये लोग भी अटारी के आसपास यानी कि बॉर्डर के बिल्कुल पास इनकी यहां पर एनकाउंटर होती है, और 52 दिन बाद भी ये इतने भारी हथियारों से लैस यहां पर घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं अब इसकी एक व्यापक जांच की आवश्यकता है कि पाकिस्तान का कोई कनेक्शन तो नहीं था। बने रहिए आप मेरे साथ, हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोज पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको और जानकारी, जो इस तरीके से आपको प्रदीप पूरा बता रहे थे, उस पर पूरी रिपोर्ट एक दिखा देते हैं, क्योंकि 4 घंटे तक ये पूरी जो एनकाउंटर है वो चलती है। पुलिस जो छिपे हुए गैंगस्टर्स हैं उसके खिलाफ पूरी तैयारी के साथ जाती है, और अंजाम अब इन 2 की मौत के साथ होता है। आपको पहले पूरी कहानी सुना देते हैं कि कैसे ये एनकाउंटर हुई, टिप ऑफ कैसे मिला, और क्या क्या आज पूरे दिन में हुआ। चलेंगे उसके बाद मनोज और प्रदीप के पास एक बार फिर से। सड़क पर पुलिस, खेत में पुलिस, गांव में पुलिस। यह पंजाब के अटारी की तस्वीर है जहां सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को पुलिस ने ऐसे घेरा कि अमृतसर जिले के सारे पुलिस जवानों को बुलाना पड़ गया। पकना एरिया जी इत्थे कनेडा ने जी उत्थे कर रहे थे सर। ये गैंगस्टर आ रहे हैं या मिलिटेंट है? नहीं अजे कुछ नहीं क्लियर जी इनके बारे में राउंड अप की नहीं अजे कोई नहीं जी। हां जी ऑपरेशन चल रहा है जी। अटारी बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर होशियार नगर में घंटों तक पुलिस वाले और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ चला। पुलिस ने जिन अपराधियों को घेरा था उसमें 2 गैंगस्टर मनप्रीत मन्नू गुस्सा और जगरूप रूपा भी था, और ये दोनों मूसेवाला की हत्या में शामिल थे। खबर है कि मुठभेड़ वाली जगह पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। ऐसे में पुलिस के सामने चुनौतियां कई सारी थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि मूसेवाला के कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियार उन्हीं गैंगस्टर के पास है जिन्हें घेरा गया। चूंकि वहां से बॉर्डर करीब है, इसीलिए BSF के जवानों का भी सहारा लिया गया। पंजाब पुलिस को खबर मिली थी कि मूसेवाला के हत्यारे इस इलाके में छिपे हुए हैं, जिसके बाद योजना बनाई गई, गैंगस्टर को घेरा गया और कार्रवाई शुरू कर दी गई। पंजाब पुलिस ने इन गैंगस्टर के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, स्पेशल ऑपरेशन सेल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट, अमृतसर पुलिस, पुलिस के बेस्ट शूटर, पुलिस की रिएक्शन टीम, BSF की टीम, सबको उतार दिया गया। सुखदीप सिद्धू ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 29 ਤਾਰੀਖ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੇਰੋ ਮੋਡਿਊਲ ਕੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਬਸਕॉन्डिंग ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, लोकल पुलिस, लोकल ऑफिसर्स इन टोटल कोऑर्डिनेशन आज इन्हें घेरा पाया गया। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ जो तुम्हें सारे पता तुम काफी सारे कवरेज करे 4-5 घंटे तो काफी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। सर कितने लोग थे? टोटल कितने थे? 2 बंदे, एक मनु, दूसरा रूपा, दोनों में इनकाउंटर कर दिया गया उनका। दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है। पुलिस की टीम ने जिस गैंगस्टर मनप्रीत को घेरा वो वही शूटर है जिसने सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाई थी। सूत्रों के मुताबिक
मनप्रीत ने मूसेवाला पर AK-47 से गोली चलाई। गोल्डी बरार के कहने पर मनप्रीत ने गोली चलाई थी। मनप्रीत को गोल्डी बरार ने कनाडा से आदेश दिया था। इसके पीछे की कहानी जेल से शुरू होती है। दरअसल मनप्रीत जब जेल में बंद था, उस वक्त पटियाला गैंग के सदस्यों ने जेल में उसकी जबरदस्त पिटाई की थी। जेल में मनप्रीत की जूते और चप्पल से पिटाई हुई थी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। उस वक्त से पटियाला गैंग को सबक सिखाने का प्लान था। सबक सिखाने के लिए ही मनप्रीत से पहली गोली चलवाई गई। ये पूरा प्लान गोल्डी बरार ने तैयार की थी और एक एक स्टेप पर सारे गैंगस्टर को बताया गया कि किसे क्या करना है। और इस कड़ी में मनप्रीत ने गोल्डी बरार से पहली गोली चलाने की गुजारिश की थी। की जांच में ये सामने आया था कि मूसेवाला की हत्या करने वाले जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू हत्या के बाद पंजाब में घूमते रहे। सूत्र बताते हैं कि जून के अंत तक वो तरनतारन के एक गांव में छिपे रहे। जगरूप रूपा इसी इलाके का रहने वाला है, जिसके बाद से ही कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई थी। मनप्रीत के लिए कहते हैं कि वो खतरनाक हथियार रखने का और चलाने का शौक रखता था। इसी के बाद वो लॉरेंस गैंग में शामिल हो गया। पंजाब पुलिस पहले से ही चाहती थी कि मनप्रीत को जिंदा पकड़ा जाए ताकि इस पूरे केस का खुलासा हो सके और पता चले कि उसे इतने महंगे और खतरनाक हथियार कहां से मिले थे और किसके कहने पर मूसेवाला की हत्या हुई थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने मनप्रीत को मार गिराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। मनोज, सरकार के ऊपर दबाव काफी था, क्या कह रही हैं सरकार के जो सूत्र हैं, आपको क्या बता रहे हैं? और दूसरा, जो पुलिस वाले और एक और स्थानीय पत्रकार जो घायल हुए थे, उनकी हालत क्या है? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब पुलिस की अगर हम बात करें तो जब से मूसेवाला का मर्डर हुआ था उसके बाद से पंजाब पुलिस ने हाथ पैर तो बहुत मारे, लेकिन उनके हाथ अभी तक खाली थे। जितने भी शूटर्स और मुख्य जो आरोपी थे वो सारे के सारे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। तो हम कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस ने कहीं ना कहीं अपनी साख को बचाने का भी यहाँ पर काम किया है। और जो दो शूटर थे, जो बताया जा रहा है कि हत्या के बाद से ही मूसेवाला की यहाँ पंजाब में छुपे हुए थे, आज उनका एनकाउंटर हुआ है। और जहां तक घायलों की बात है, इस पूरी घटना में, मुठभेड़ में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। इनमें 3 पुलिसकर्मी है, एक पत्रकार है। 2 पुलिसकर्मियों ही पैर में गोली लगी है, लेकिन एक जो पुलिसकर्मी है उसके छाती में गोली लगी है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। नजदीक के अस्पताल, निजी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है, जहां पर चारों का इलाज फिलहाल चल रहा है। और जो घटना हुई है उसको लेकर पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर बने हुए थे। बहुत बड़ी संख्या में वहां पर फोर्स तैनात थी। और जहां तक रिकवरी की बात है तो AK-47 रिकवर हुई है। और जैसा कि यही बात प्रदीप भी बता रहे थे कि AK-47 रिकवर हुई है और ये काफी खतरनाक हथियार है। इनके पास आया कैसे? प्रदीप, फटाफट मुझे संक्षेप में बताइएगा। कुछ पाकिस्तान कनेक्शन भी जुड़ता हुआ दिख रहा है क्या आपको? उसकी भी कुछ जांच होगी, क्योंकि बॉर्डर के इतने पास ये लोग पकड़े गए, मारे गए। देखिए, 2 चीजें अभी तक है। जो पुलिस से हमने बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि हम 2 चीजों का पता लगा रहे हैं। क्या इनके जो तार थे खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं, और अगर खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़े तो इसका मतलब कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से भी इनके तार जुड़े हैं। क्योंकि AK-47 एक ऐसी राइफल है जो कि आपको पंजाब में तो मिलेगी नहीं। कोई ऐसा देसी हथियार तो है नहीं, कंट्री मेड पिस्टल तो है नहीं। ये AK-47 राइफल पार से ही आती है। इसका ये साफ जाहिर होता है कि इनके तार पाकिस्तान से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपने देखा है कि जितने भी यहाँ पर गैंगस्टर्स जो हैं वो कार्रवाई करने के बाद अक्सर पाकिस्तान भाग जाया करते हैं और खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ जुड़ जाते हैं और वहां से फिर वो ड्रोन के द्वारा यहाँ पे हथियार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि ऐसा ही एक शख्स था जो कि लुधियाना ब्लास्ट में भी इन्वॉल्व था, वो भी गैंगस्टर था, वो भी जेल काट के आया था। और यहाँ भी लगता है कि देखिए, अब तरन के इलाके में छुपे रहना और फिर अटारी बॉर्डर के करीब एक मकान में छुप जाना, उससे यही लगता है कि कहीं इनकी कोशिश तो नहीं थी पाकिस्तान जो सीमा पार करके, भारत और पाकिस्तान की सीमा है उसे पार करके पाकिस्तान जाने की, वहां पे छुपने का इरादा तो नहीं था वहां पे जाके, क्योंकि अक्सर ISI उन्हें पनाह देता है। तो ये एक बड़ी अब बिंदु होगा जिस पर पुलिस को जांच करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमें देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और लोकतंत्र में एक और इस बड़ी खबर के बाद एक दूसरी बड़ी पॉलिटिकल खबर की बात करते हैं। और यह खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के 2 विभागों की अभी खूब जबरदस्त चर्चा हो रही है। आज दोपहर के वक्त जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। दिनेश खटीक ने 2 चिट्ठी लिखी, एक उन्होंने इस्तीफा दिया और दूसरी चिट्ठी उन्होंने अमित शाह को लिखी। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, जैसे कि वो दलित हैं इसलिए उनकी बात सुनी नहीं जा रही, वो दलित हैं इसलिए उनकी उपेक्षा हो रही है,
जबकि दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद दिल्ली आ गए। उनके विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हुआ है उसे लेकर अलग से बवाल मचा हुआ है। आपको हमारी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिर योगी सरकार के दो विभागों में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जीरो करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अब योगी सरकार का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। मैं दिनेश खटीक मैं जितिन प्रसाद योगी सरकार के दो मंत्री और उनके दो विभाग लगातार राज्य में दूसरी बार योगी सरकार के बनने के बाद उत्तर प्रदेश के दो विभाग अचानक चर्चाओं में हैं। और इस चर्चा की सबसे ताजा वजह है जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक की वो चिट्ठी जिसमें अपमान उपेक्षा से आहत होकर इस्तीफा देने की बात है। अमित शाह के नाम लिखी गई चिट्ठी में दिनेश खटीक ने तो आरोपों की झड़ी लगा दी है, फिर गंभीर आरोप लगाकर इस्तीफा भी दे दिया। दलित समाज के राज्य मंत्री का विभाग में कोई अस्तित्व नहीं है, फिर ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं सब बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। दिनेश खटीक ने दो चिट्ठी लिखी है, एक अमित शाह के नाम और एक इस्तीफा। अमित शाह के नाम जो चिट्ठी लिखी गई उसमें विभाग से लेकर विभाग के अधिकारियों की मनमानी तक की बात लिखी गई है। मेरे कहने पर विभाग में कोई कार्रवाई नहीं होती, दलित समाज से होने के चलते मुझे कोई सूचना नहीं दी जाती। विभाग में ट्रांसफर सेशन में काफी भ्रष्टाचार हुआ है, दलित होने की वजह से मेरे साथ भेदभाव किया गया। नमामि गंगे योजना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, शिकायत के बाद भी किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई विषय नहीं है यार, जिस तरह की जानकारी मिल रही है कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। दिनेश खटीक की दोनों चिट्ठी से पहले जल शक्ति विभाग के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने तो ऐसी किसी भी बात से इनकार ही कर दिया था। सर दिनेश खटीक नाराज या कहीं की इस्तीफे तक की बात कह दी है। आप पूछ लीजिए, हमें तो नहीं लगता, हम लोग तो कार्यकर्ता हूँ, बढ़ाते हैं। दिनेश खटीक की नाराजगी की खबर पहले से ही थी, शायद इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके अपने सभी मंत्रियों से कहा कि अपने राज्य मंत्रियों से तालमेल बनाकर रखिए। अब विपक्ष को मौका मिल गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, योगी सरकार को घेर लिया। जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चल जाता है। कमाल की सरकार है भाई, दिल्ली से चल रही है कि उत्तर प्रदेश से चल रही है कि लखनऊ से चल रही है, किसी को पता ही नहीं है। कोई इस्तीफा दिए जा रहा है, कोई दिल्ली भागा जा रहा है, अधिकारी किसी की सुनते नहीं है। तो सोचिए, इतनी भ्रष्ट सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में चल रही है तो जनता का भला कैसे होगा। मंथन में जो इन्होंने प्रदेश की जनता को अमृत देने का वादा किया था, उसमें से अब वो विष योगी 1 के टाइम का भी निकलकर बाहर आ रहा है। जहां अभी ये चीजें, कोई मंत्री पद से संतुष्ट नहीं है, कोई मनचाहे ट्रांसफर से संतुष्ट नहीं है, किसी के विभाग में ट्रांसफर घोटाला अधिकारी ने कर लिया, किसी विभाग में घोटाला मंत्री ने कर लिया। यूपी के पीडब्ल्यूडी वाले मंत्री जितिन प्रसाद पहले ही लखनऊ से चलकर दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके पीछे का मामला ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है। खबर है कि कार्रवाई का कोड़ा तब चला जब पीडब्ल्यूडी में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ और इसी तबादले में हुई गड़बड़ी। इसके बाद सीएम के आदेश पर जांच हुई, फिर जांच के बाद सस्पेंड करने का काम शुरू हुआ। पीडब्ल्यूडी विभाग के 6 अफसर सस्पेंड कर दिए गए। जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल पांडे को भी सस्पेंड किया गया। पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता भी सस्पेंड हो गए। चीफ इंजीनियर राकेश सक्सेना को भी निलंबित किया गया है। सीनियर स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र यादव भी निलंबित हो गए। इधर सूत्र बताते हैं कि जितिन प्रसाद का मानना है कि जो कार्रवाई हुई वो नियम के तहत हुई है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी है वहां कार्रवाई होगी और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये जीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। सीएम योगी पूरे मसले पर सख्त दिख रहे हैं। दोनों विभाग के मंत्री भी चुप हैं। फिर सवाल ये है कि किसके इशारे पर पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर पोस्टिंग में खुला खेल हुआ और किसके इशारे पर दिनेश खटीक की बात को अधिकारी चुटकियों में टाल रहे थे।
और सवाल तो ये भी है कि दिनेश खटिक यूपी के मंत्रालय में भ्रष्टाचार वाली बातों की चिट्ठी सीएम योगी को नहीं भेजकर अमित शाह को क्यों भेजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब इस विभाग के मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह। तो सवाल तो ये भी है कि मंत्री साहब ने अपने विभाग में अगर इस तरह का कुछ करप्शन हो रहा था उस पर क्या कार्रवाई की, या उनको इस बात से अवगत भी कराया गया या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बीजेपी की ही बात करते हैं। अब बात 2024 के लोकसभा चुनाव की। आप सोच रहे होंगे 2022 में मैं क्यों छलांग मार के 2024 तक पहुंच रहा हूं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी जो है उसकी ये कम से कम, जिसको कहते हैं ना मोदी जी के आने के बाद चुनाव और राजनीति बदल गए, 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी बीजेपी है। तो आपको बता देते हैं कि सत्ताधारी पार्टी ने 2 साल पहले ही अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी जहां अपना अध्यक्ष तक नहीं तलाश कर पा रही, वहां बीजेपी पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ऑपरेशन 141 के तहत काम शुरू हो चुका है। बीजेपी का पहला प्लान साउथ है। इसके तहत बीजेपी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। बीजेपी का दूसरा बड़ा प्लान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव था, जिसके तहत आदिवासी और जाट समुदाय को साधा गया। बीजेपी का तीसरा प्लान ऑपरेशन 141 है। अब बीजेपी का ऑपरेशन 141 है क्या, इसके तहत 2024 में जीत का लक्ष्य कैसे तय किया जाएगा, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरे सहयोगी रविकांत से। साल 2014 में बीजेपी ने 282 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। 2019 में 303 सीटें। अब सवाल यह है कि 2024 में बीजेपी को कितनी सीटों पर जीत मिलती है। 2024 में क्या होगा ये तो 24 में ही पता चलेगा, लेकिन अपने ग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन 141। अब सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन 141 है क्या। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती, लेकिन ऑपरेशन 141 के तहत बीजेपी उन 141 सीटों पर काम कर रही है जहां बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हार गई। इन 141 सीटों पर संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है। सरकार के काम का प्रचार और बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ इन मंत्रियों को हार की वजह जानने की जिम्मेदारी भी दी गई है, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। 2019 में बीजेपी जिन 141 सीटों पर बहुत कम मार्जिन से हारी, उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटा गया और इनकी जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन 141 सीटों पर सभी मंत्रियों को लगातार 2 साल तक जाना है। यहां पर रात्रि प्रवास करना है और इसके साथ ही जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद स्थापित करके बूथ को मजबूत करना है। इसके साथ ही पार्टी की ये चाहत है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों से मंत्री संवाद करें और उनको बताएं कि केंद्र सरकार ने आपके लिए क्या कुछ किया है। अंत में इन सभी मंत्रियों की जो रिपोर्ट कार्ड है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा जाएगा। उसके बाद ये तय होगा कि इन मंत्रियों ने संगठन के लिए इन 2 सालों में क्या कुछ काम किया और क्या ये सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रहती है या नहीं। रेल मंत्री अश्विनी चौबे को सहारनपुर, नगीना और बिजनौर सीट की जिम्मेदारी दी गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को रायबरेली, मऊ, घोसी, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर। जितेंद्र सिंह को मुरादाबाद, अमरोहा और मैनपुरी। राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को जौनपुर, गाजीपुर और लालगंज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पंजाब की लुधियाना, संगरूर और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब की आनंदपुर साहिब सीट की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र की बुल्ढाना और औरंगाबाद सीट के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को महाराष्ट्र के रायगढ़ और शिरडी सीट की जिम्मेदारी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को महाराष्ट्र में शरद पवार के गढ़ बारामती में और तेलंगाना के जहीराबाद की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट के लिए जिम्मेदार हैं। जिन स्थानों पर हम नहीं जीत पाए, भले ही हम जीत करके हम 51% भी वोट हमको मिल गया यदि, लेकिन 49% यदि नहीं भी मिला है तो वो भी क्यों नहीं मिला है। हमारी सोच ये है, सभी केंद्र के मंत्री लगभग 3 लोकसभाओं में जा रहे हैं, निरंतर जाएंगे और वहाँ केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और संगठन किस प्रकार से मजबूत हो, बूथ स्तर से लेकर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक तो उन लोगों से वार्ता होती है। इस प्रवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के संबल में और केरल के तिरुचुर में अभी हाल में ही प्रवास किया है। काफ़ी संभावनाएं हैं, बहुत अच्छे काम वहाँ कार्यकर्ता कर रहे हैं। पार्टी के प्रति जनता का बहुत आकर्षण है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को केरल की त्रिशूर और उत्तर प्रदेश की संबल सीट दी गई है। महेंद्र नाथ पांडे को तेलंगाना की नलगोंडा, महबूब नगर और नगर कुरनूल दी गई है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तेलंगाना की आदिलाबाद, पेड़ापल्ली और मेढक सीट के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को तमिलनाडु के शिवगंगा, वेल्लूर, कन्याकुमारी और तिरुवल्लूर की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी का ऑपरेशन 141 कितना कारगर हुआ यानी कितना सफल हुआ, इसका अंदाजा तो 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद आ ही जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि जिन मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी वो इसे कितना निभाया है, यानी कि भविष्य में इन मंत्रियों को संगठन में काम देना है या ना देना है, ये भी तय होगा। यानी कि बीजेपी ने एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की है कि अगर ऑपरेशन 141 में कुछ सीटों में जीतने में सफलता मिली तो बीजेपी का जो लक्ष्य 350 प्लस का है वो पूरा होगा। साथ ही साथ ये भी तय हो जाएगा कि केंद्रीय मंत्री जो कि बीजेपी के हैं वो कितने संगठन के मामले में सक्षम हैं। सहयोगी रविकांत के साथ अमित कुमार, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। चलिए अब वक्त हो गया है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज जैसे मैंने आपको बताया बात करेंगे 3 राज्यों में रेत माफिया के कहर की कहानी। 24 घंटे के अंदर 3 राज्यों में 3 पुलिस वालों पर माफिया तस्कर गैंग ने उनको कुचल कर मार डाला। ऐसे में सवाल कई उठते हैं। सवाल है कि कानून के रखवालों को कुचलने की ये जो सनक है, माफिया का नया प्रयोग है, डराने की एक नई पूरी साजिश है। इसमें समझने और देखने की बात यह भी है कि कैसे हर राज्य में बिल्कुल एक जैसी मोडस ऑपरेंडी यूज करी गई है। पूरी जानकारी हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। चौबीस घंटे के अंदर 3 राज्यों के 3 शहरों से आई ये 3 तस्वीरें माफिया के कहर के वो 3 सबूत हैं जो कानून के खौफ को सरेआम सरेराह कुचलने की गवाही दे रहे हैं। पहली तस्वीर हरियाणा के नूह की है, जहां खनन माफिया ने डीएसपी को कुचलकर मार डाला। दूसरी तस्वीर झारखंड के रांची की है, जहां महिला सब इंस्पेक्टर को पशु तस्कर ने अपने पिकअप वैन से रौंद दिया। जबकि तीसरी तस्वीर गुजरात के आणंद की है, जहां ट्रक ड्राइवर ने पुलिस वाले को कुचल डाला। रांची और आणंद की कहानी आपको बाद में बताएंगे। पहले बात देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर नूह की, जहां खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को सरेआम डंपर तले कुचलकर मार दिया। मौके पर मौजूद डीएसपी के गनमैन भले ही उनकी जिंदगी नहीं बचा पाए, लेकिन हरियाणा पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए एनकाउंटर में डंपर के क्लीनर इक्कर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन डंपर ड्राइवर मित्तर अभी भी फरार है। आपको डीएसपी सुरेंद्र की हत्या के आरोपियों के गांव से भी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको ठीक उस जगह की तस्वीर दिखाते हैं जहां खनन माफिया ने डीएसपी को कुचलकर मार दिया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई इसी अरावली इलाके में पहुंचते हैं। उन्हें एक सूचना मिलती है कि कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके बाद डीएसपी यहां पर पहुंचते हैं। इस सूचना के आधार पर डीएसपी जब यहां पर आते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक डंपर पर जो पत्थर हैं वो लोड किए जा रहे हैं, जिसके बाद डीएसपी इस डंपर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो डंपर चालक रहता है वो पूरी तरीके से बेखौफ रहता है। और बताया जा रहा है कि डीएसपी पर अपना डंपर चढ़ाते हुए वो यहां से फरार हो जाता है। ठीक इसी जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया था जब डीएसपी ने डंपर को रोकने की कोशिश की थी। डीएसपी के साथ जो बाकी पुलिसकर्मी थे वो किसी तरीके से अपनी जान बचाते हैं। उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू होती है और डंपर चालक और क्लीनर की तलाश की जाती है, जिसके बाद कुछ घंटों बाद ही क्लीनर को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन डंपर चालक अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस इलाके में अवैध खनन के सबूत चारों तरफ मौजूद है, लेकिन हरियाणा की सरकार कहती है कि सूबे में खनन पर रोक है, जबकि इस बियाबान इलाके में पत्थर काटने, उठाने और उसे ले जाने के रास्ते सारी कहानी बयां कर रहे हैं। वारदात के बाद सूबे के डीजीपी पीके अग्रवाल भी एसपी और आईजी के साथ खुद यहां पहुंचे थे। कई वर्षों से यहाँ पर इस तरीके से अवैध खनन चलता आ रहा है और इसमें एक बड़ा नेक्सस जो है वो शामिल है, जो पूरी तरीके से जिनकी मिली भगत है और इसी वजह से वो यहाँ पर काफी समय से जो अवैध खनन है उसे करने में कामयाब हुए हैं। बहरहाल अब जांच की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार पहले शिकंजा क्यों नहीं कसा गया और ये जो अवैध खनन माफिया हैं इन पर किसका शय था, किसकी शय पर ये यहाँ पर इस तरीके से अवैध खनन
कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो प्रशासन है, जो सरकार है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अवैध खनन माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी सुरेंद्र के हत्यारों के ठिकानों पर चलने से पहले हिसार का मंजर देखिए, जहां सारंगपुर गांव में इस वक्त मातम पसरा है। पत्नी कौशल्या और पिता की मौत की खबर सुनकर बेंगलुरु से गांव आई बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कभी मेरे को ये तो बताया ही नहीं भाई वहाँ इतना खतरा है। ये बात अभी हुई थी, कोई 10 दिन की भी नहीं हुई, हफ्ता ही हुआ है। एक जीप्सी में एसआई और ड्राइवर को टम्पर ने कुचल दिया। इन्होंने पूरी रात उसको मतलब उनको एडमिट कराया, वो निकला यूं कह रहे आधी किलो दूर उसको मतलब वो ले गया घसीटते। शुक्र है उनकी जान बच गई, उनके बेचारों के भाई हाथ बांध जो भी टूटा है, मगर बोले जिप्सी तो बिल्कुल लियो नहीं लग रहा भी वो बच गए। मन का शुक्र है भगवान का बच गए, और फिर भी वो चले गए। जो फिर उनकी बेवकूफ़ी है, जब वो हफ्ता पहले ये हादसा हुआ है वहाँ तो उनको नहीं जाना चाहिए था। छोटे भाई अशोक डीएसपी सुरेंद्र के बेहद करीब थे। वो कह रहे हैं 4 महीने पहले ही माता पिता का निधन हो गया, अब भाई भी चला गया। जो भाई 3 महीने बाद रिटायर होने वाला था, रिटायरमेंट के बाद गांव लौटने वाला था, उसकी मौत की मनहूस खबर ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। अशोक ने अपने भाई की हत्या में साजिश का शक भी जताया है। तू छलांग तेरे लिए लगा रहा है कि डीएसपी को जब नौकरी तेरे को उसकी सिक्योरिटी के लिए दी थी, अगर छलांग मान लो ये तो डीएसपी के साथ है, पुलिस की नौकरी है, बड़े बड़े अफसरों के बड़े बड़े वीआईपीज के साथ होती है। तो अगर मान लो अगर ये ऐसे सिर्फ अभी हम हमारी जान बच्चे लोग अफसर तो अफसरों के साथ ऐसे ऐसे गनमैन होते हैं, अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं और अफसर को वीआईपीज को आंच नहीं आने देते, और वो अपनी छलांग लगा लेते हैं, एक अफसर की बलि दे देते हैं। तो ये भी जांच का विषय में तो डाउट है। फिलहाल डीएसपी सुरेंद्र के बेटे का कनाडा से लौटने का इंतजार है। जो बेटा अगस्त में परिवार को सरप्राइज देने आने वाला था, उसे अब अचानक पिता की अंतिम विदाई के लिए आना पड़ रहा है। अब आपको एक बार फिर नूह के तावड़ू लेकर चलते हैं, जहां कातिल डंपर तो पुलिस के कब्जे में है, लेकिन ड्राइवर फरार है, जिसने अवैध खनन के बाद डीएसपी को इसके पहिए तले रौंद दिया। डंपर को आप तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस डंपर के नंबर प्लेट पर अगर हम नजर डालें तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नंबर प्लेट पूरी तरीके से साफ नहीं दिख रहा है। बावजूद इसके ये डंपर जो है वो क्यों किस तरीके से हरियाणा की सड़कों पर चल रहा था, क्यों इसे रोकने की कोशिश पहले नहीं की गई? जाहिर तौर पर ये बड़ा सवाल है जिसकी तलाश जो है, जिसका जवाब जो है फिलहाल पुलिस लगा रही है। यकीनन सवाल बेहद गंभीर है। जिस डंपर का नंबर तक मिट चुका है, वो कैसे हरियाणा की सड़कों पर बेधड़क दौड़ रहा था? इसे चलाने वाला माफिया कितना बेखौफ था कि उसने डीएसपी की जान तक ले ली? यही वजह है कि साजिश का शक गहराता चला जा रहा है। अब आपको डंपर के ऊपर ड्राइवर मित्तर और एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार इक्कर के गांव लेकर चलते हैं, जहां मित्तर के घर पर ताला लटका है और वो परिवार समेत फरार है। यहीं पास में ही डंपर के क्लीनर इक्कर का भी घर है, जहां उसके एक पड़ोसी ने उसके बारे में क्या बताया, खुद सुनिए। ये पंचगांव इलाका है जहां पर मित्तर का ये वही घर है जहां पर मित्तर जो है वो अपने परिवार के साथ रहता था। हालांकि अगर हम इस घर की बात करें तो फिलहाल जो है घर जो है वो लॉक है, बंद है। हम कोशिश जरूर यहां पर कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि घर को लॉक किया गया, अंदर जो है वो सामान बिखरा हुआ है, लेकिन घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं है। जो मित्तर के जो रिश्तेदार हैं, जो कि आसपास ही इस इलाके में रहते हैं, वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जाहिर तौर पर जब ये घटना हुई उसके बाद से ही मित्तर और उसका परिवार जो है वो यहाँ से फरार है। इक्कर का पड़ोसी उसे दिमागी रूप से बीमार बता रहा है। उसके मुताबिक वो डंपर पर पहली बार गया था, लेकिन खुद इक्कर की मां के मुताबिक वो अक्सर डंपर मालिक मित्तर के साथ खनन के लिए जाया करता था। आपका जो बेटा है वो कल गाड़ी में क्यों गया था? मानो ना अल्लाह की दुलाई। आपको नहीं मालूम? हाँ, काल भी कही तुम मत जा मित्तर के साथ। मानो ना, मैं कहूँ बेटे तुम मत जा, बेटे तुम मत जा, अल्लाह के मुझे ना माने। हाँ। तो क्या मित्तर के साथ पहले भी वो जाता था? हाँ, पहले भी जाता था? हाँ। अब पुलिस को मित्तर की तलाश है। आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से डीएसपी सुरेंद्र का मर्डर हुआ, उससे नूह के तावड़ू इलाके में बेहद नाराजगी है।
हत्या के विरोध में बाजार बंद है, दुकानों पर ताले लटके हैं, लोगों ने मौन जुलूस निकाला, एसडीएम से मिलकर ज्ञापन सौंप दिया। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल जो है वो मार्च बाकायदा निकाला जा रहा है। तमाम जो इलाके के लोग हैं वो इस मार्च का हिस्सा हैं। हमारे साथ जो चेयरपर्सन हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैम, ये मार्च आप लोगों के जरिए द्वारा निकाला जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं और आज पूरा बाजार जो है वो बंद है? हमारी मांगे हैं कि जो कल निर्मम हत्या हुई है उसके लिए आरोपियों को, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये मार्च इसीलिए निकाला जाता है, एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी उनके लिए है। और हमारे शहर में इस तरीके का रोष है, जैसे कि परिवार का कोई इंसान चला जाता है, जब परिवार में रोष होता है, एक दुख होता है, वही हमारा तावड़ू क्षेत्र आज उनके प्रति दुख प्रकट कर रहा है इस निर्मम हत्या के लिए। और हम सरकार से, प्रशासन से ज्ञापन के जरिए यही मांग कर रहे हैं कि दोषियों को, आरोपियों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आगे आने वाला अगर कोई अपराध करता है तो इसके बारे में 100 बार सोचे। यहाँ आरोपों के कटघरे में प्रशासन के आला अफसर हैं, जिन पर लोग माफिया से मिली भगत के इल्जाम लगा रहे हैं। हमने देखा कि जो डंपर पकड़ा गया, उस डंपर पर जो नंबर प्लेट था वो पूरी तरीके से मिटा हुआ था। बावजूद इसके ये डंपर जो है धड़ल्ले से हरियाणा की सड़कों पे चल रहा था, किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं न कहीं इसमें मिली भगत जो है वो कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका हुआ होगा? निश्चित तौर से प्रशासन की मिली भगत है। कुछ प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो जो उच्च अधिकारी हैं, वो मिले हुए होते हैं और वो इनकी मंथली सेट होती है। सिर्फ ईमानदार अफसर इसमें पिसता है। और जो सुरेंद्र साहब, जो डीएसपी साहब जो इसका शिकार हुए हैं, ये भी ईमानदारी, इनकी ईमानदारी और एक ईमानदार अफसर का जो ये नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, ये अपूर्णीय क्षति है। इसलिए पूरे बाजार में रोष है और सभी लोग रोष प्रकट कर रहे हैं। लोगों की मांग तो इस इलाके में मिलिट्री को तैनात करने की है, लेकिन एसडीएम का दावा है कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे ऐसा नहीं होगा। पुलिस इसमें और प्रशासन इसमें बहुत ही सख्ताई से पेश आ रहा था और हमारी नंबर ऑफ रेड्स भी बढ़ी थी, जिसी कारण से ऐसा है कि इस प्रकार के इंसिडेंट जो हुआ है, क्योंकि रेड्स जब बढ़ती हैं और हर जगह जब चेकिंग होती है और जब चेकिंग के बाद सख्त कार्रवाई होती है, तो उसी से बचने का एक मुहिम रह जाती है ड्राइवर में कि मेरे को यहाँ से भागना है ताकि मेरा चालान बच जाए। तो उसी हड़बड़ाहट में इस प्रकार के हादसे होते हैं। हरियाणा सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिया गया है। 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। डीएसपी के हत्यारे सीधे सीधे अवैध खनन में शामिल थे, लेकिन बीजेपी इन्हें माफिया नहीं, पत्थर चोर बता रही। अवैध खनन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। मैं समझता हूँ ये खान माफिया नहीं है, ये पत्थर चोर है। खान माफिया तो कांग्रेस के राज में पनपे हैं सारे। मोदी मनोहर जी के राज में खान माफिया पैदा नहीं होती। खानों को अलॉट नहीं किया जाता, खानों की ऑप्शन होती है। खान माफियाओं को संरक्षण प्राप्त था कांग्रेस के राज में, और वो पॉलिटिकल लोग थे तमाम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिनको खाने दी गई थी। और किस तरह कानून का दुरुपयोग होता था, किस तरह टैक्स की चोरी होती थी, ये सारा हरियाणा जानता है, सारा देश जानता है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा में कानून का राज खत्म हो चुका है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे दें। बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक घटना है वो, इतनी दुखद घटना है। ये एक ड्यूटी पर तैनात डीएसपी को जिस प्रकार से मर्डर किया गया, ऐसा प्रतीत होता है प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही कोई नहीं है। फ्री फॉर ऑल हो रहा है, जो मर्जी करो। ये देखिए, प्रदेश में जो माइनिंग माफिया है, या तो बेकाबू है इनसे या संरक्षण प्राप्त है। सरकार का ऐसा है, सरकार ऐसा प्रतीत, सरकार है ही नहीं हरियाणा में।